नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और यो स्टॉक यानी आपका शो। तो सबसे पहले अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हम इन सवालों पर अपने दिग्गज एक्सपर्ट से जवाब लेंगे। तो सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख पा रहे होंगे कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। याद रखिए, जब ये शो चल रहा हो, लाइव शो, उस दौरान कॉल करने से परहेज कीजिए। उसके पहले अपनी क्वेरी आप भेज देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमें बेहतर तरीके से आपको मार्गदर्शन देने में। आपको सोशल मीडिया पर जो इंस्टाग्राम है, एक्स है, यहाँ पर भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते हुए भी कमेंट कीजिए और हम बीच बीच में उन सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ BNK कैपिटल के रचित खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। रचित, गुड मॉर्निंग और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज बाजार जिस तरह का है, वो बाजार पूरी तरह से आज निराश कर रहा है। यही शब्द मेरे दिमाग में आते हैं। बाजार आज पूरी तरह से निराश कर रहा है, क्योंकि आप देखिए, न सिर्फ इंडेक्स स्तरों पर बल्कि जितने दिग्गज पॉकेट्स हैं, चाहे IT हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, मेटल हो, हर तरफ जो है वो इस वक्त पूरी तरह से दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज बाजार पूरी तरह से निराशाजनक माहौल में। आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ICICI बैंक, HDFC बैंक का दिग्गज जो हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें एक मिक्स एंड मैच दिख रहा है। ICICI बैंक का थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, लेकिन HDFC बैंक देखिए लगभग 1.5% टूटता हुआ। रचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे बाजार को जहां पर शायद एक्शन न सिर्फ इंडेक्स स्तरों पर गायब हो और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी पूरी तरह से गायब नजर आए, ऐसे मार्केट में बड़ा संभल कर चलना पड़ता है और रणनीति बनानी पड़ती है। बताइए, आज आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस मार्केट को देखते हुए? सर देखिए, स्ट्रैटेजी के पहले आपको और कविता मैम को गुड मॉर्निंग, सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली पेन है, मतलब ये हम अगर इसको ऐसे बोल दे कि नहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं, परेशानी है, मगर परेशानी में अगर उस परेशानी को आप एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और अभी मैं जब ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो आपको हो सकता है कि बहुत ऐसी बात लगे कि क्या नासमझी की बात हो रही है ये। देखिए, पेन है और पेन बहुत ज्यादा है और हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी देखने को मिले। हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बजट के साइड से लगा के बैठे हैं, क्या वो फुलफिल होगी नहीं होगी पता नहीं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको हमेशा से ये रहा कि ये शेयर इतना ज्यादा बढ़ गया और इस कारण से हम खरीद नहीं पाए। मेरी समझ से ये जो पेन है इसको आप खुशी खुशी एज एन अपॉर्चुनिटी लें। और अगर आपके पास फंड्स पार्क्ड हैं तो वो ब्लू चिप जो बहुत बढ़ चुके थे और उनको आप नहीं ले पा रहे थे, एक स्टैगर्ड मैनर में उनमें अब इन लेवल्स पे आप बिल्कुल बाइंग धीरे धीरे करके चालू कर सकते हैं। और इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप ही के चैनल के माध्यम से। फ्राइडे मॉर्निंग शो में जब हम थे तो हमने 1208 रुपए में ICICI बैंक की ट्रेडिंग बाई कॉल दी थी, उसके टारगेट्स हिट हो गए। बट ICICI बैंक अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो करंट लेवल्स पे ये अट्रैक्टिव लग रहा है अपने करेक्शन के बाद, जो रिसेंटली नंबर्स आए थे उनके बाद। तो ऐसे जो आप थोड़ा स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं अगर आपके पास कैश है तो डेफिनेटली। परेशानी है मगर इस परेशानी का फायदा उठाएं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने इस बाजार की हमेशा से ये कहानी देखी है कि जब भी ऐसा कोई मैसिव करेक्शन आता है या हाई से बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, जैसे कोविड टाइम्स ही आप देखें, तो हमें लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। घबराए नहीं, बने रहें और ब्लू चिप को बाय करने का एक अच्छा टाइम है, अपनी स्टॉक पिकिंग शुरू करें। तो यहाँ पे स्टॉक पिकिंग शुरू करने की सलाह दी जा रही है रजत की तरफ से, और ब्लू चिप को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह ज़रूर दे सकते हैं। रजत, आपके पास आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस बीच श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं। इनके जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले रहे हैं। ब्याज से आय की बात करें, करीब 14% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखी गई है। मुनाफे में 96% से ज़्यादा का उछाल रहा है। लेकिन NPA की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। NIMs पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए नतीजों पर और ओवरऑल
ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वीसी उमेश रिवणकर जुड़ गए हैं। और उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। देखिए, जिस तरह से कंपनी का स्ट्रक्चर है, आपका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा लो इनकम कस्टमर प्रोफाइल्स की ओर भी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ मेजॉरिटी तरीके से कवर होते हैं, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमएफआई का स्ट्रेस भी विजिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसी बात को आगे ले जाते हुए आने वाली तिमाहियों में अगर हम समझना चाहें तो किस तरह आपको चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं, क्या चीज़ें बेहतर होंगी, या आपको लगता है कि स्ट्रेस शायद यहाँ पर और बढ़ भी सकता है, जिसके लिए शायद आप तैयार हैं? ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो अच्छी है। रूरल में डिमांड बहुत अच्छा रहा है। आपका टू व्हीलर का सेल्स और ट्रैक्टर का सेल और बहुत क्रेडिट डिमांड भी उतना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि रूरल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। एंड लास्ट ईयर आपको सब लोगों को मालूम है कि बोथ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप दोनों का एक एकरेज भी ज्यादा हो गया और यील्ड पे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। तो वो एक्सपेक्टेशन से मुझे लगता है कि द रूरल विल कंटिन्यू टू ग्रो। अर्बन में थोड़ा स्लो डाउन है बेसिकली। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड थोड़ा कम होने से। वो मेरे ख्याल से अभी तो लास्ट 2 महीने में बहुत सारा एक्टिविटीज स्पेशली ऑन इंफ्रा अनाउंस हो गया। इसका मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड अर्बन डिमांड भी इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत बेहतर उमेश जी। थोड़ा मैं इसको और विस्तार देता हूं। अगर हम मीडियम और हैवी व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें, चाहे उसमें यूज्ड कार की बात करें या फिर नई व्हीकल्स की बात करें, तो ओवरऑल यहाँ पर डिमांड किस तरह से दिख रही है और व्हीकल फिनेंसिंग जो है उसका ट्रेंड क्या कहता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि व्हीकल फिनेंस की जो ग्रोथ है और वो थोड़ी सुस्त नज़र आ सकती है। तो बताएं, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, व्हीकल फाइनेंस आप देखें तो एलसीवी में लास्ट क्वार्टर में थोड़ा ग्रोथ है सेल्स में। हैवी व्हीकल फ्लैट रहा है, फिर भी इट वाज ऑन हायर बेस। लास्ट ईयर बेस हाई था, उसको ऊपर फ्लैट रहना ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन यूज्ड व्हीकल का रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है, डिमांड भी अच्छा है, यूज्ड व्हीकल का प्राइस भी अच्छा है और मुझे कहीं भी वीकनेस नहीं लग रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू फॉर द इंडिविजुअल्स आर क्वाइट गुड, स्पेशली व्हीकल ऑपरेटर का रनिंग ऑपरेशन क्या इकोनॉमिक ऑपरेशन वो पॉजिटिव है। सो मुझे लगता है कि देयर विल बी फर्दर डिमांड कमिंग अप गोइंग फॉरवर्ड। उमेश जी, थोड़ा सा सोने को लेकर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है कि ये दूसरी तिमाही है जहाँ पर गोल्ड का जो ईएम है वहाँ पर हमने नरमी देखी है। अब ये बताइएगा कि ओवरऑल ट्रेंड आपको किस तरह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? इस नरमी के पीछे लगातार दूसरा क्वार्टर नरमी का, इसके पीछे वजह और साथ ही आप अब किस तरह का आउटलुक देखते हैं? नहीं, गोल्ड लोन में हम थोड़ा रिवैम्प किया है प्रोग्राम पूरा, तो रिवैम्प करके रीलॉन्च किया है। मुझे लगता है कि अभी दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स तो इम्प्रूवमेंट आएगा। गोल्ड लोन का डिमांड भी अच्छा रहा है और प्राइस स्ट्रांग रहने से कंफर्ट भी है कि गोल्ड लोन में हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वी विल कंटिन्यू टू डू वेल इन द गोल्ड। बिल्कुल, तो गोल्ड लोन में अच्छी डिमांड और उस पर भी फोकस लगातार किया जा रहा है। उमेश जी, आते हैं आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर। एक्सेस लिक्विडिटी जो रही उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर हमने उस पर देखा। कब तक उम्मीद की जाए कि थोड़ा सुधार इसमें नज़र आ सकता है? और हमें ये भी बताइए कि क्या ये किसी तरह से आपके फंड रेजिंग प्लान्स पर भी प्रभाव डाल रहा है? देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मुझे लगता है इम्प्रूव हो जाएगा। हम एक्सेस लिक्विडिटी कैरी कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में। मेनली हमको लगा कि लिक्विडिटी टाइट है और ये सिचुएशन में एक्सेस लिक्विडिटी कैरी करना अच्छी बात रहेगा। और अभी तो एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो गया है और हमें लगता है कि
एक्सेस लिक्विडिटी कैरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए निम एक्सपैंड अगले क्वार्टर में हो जाएगा। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी उमेश जी, तो कहा गया था कि कंपनी थोड़ा सा ग्रीन फाइनेंसिंग को लेकर फोकस करेगी, लेकिन अब किस तरह से कंपनी ने ग्रीन फाइनेंसिंग को लेकर अपनी योजना बनाई है और आने वाले समय में आप इस पर कितना बुलिश होने वाले हैं? क्या रणनीति आपने अपने लिए तय की है? फाइनेंस हमने जस्ट अनाउंस किया है, एक क्वार्टर हमारा फर्स्ट फुल क्वार्टर रहेगा। मुझे लगता है कि हम अच्छा ही एक छोटा साउथ में हम प्लान कर रहे हैं ग्रीन फाइनेंस स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फाइनेंसिंग स्टार्ट करने का, और बाद में ऑल इंडिया स्केल करेंगे। अगले साल फर्स्ट फुल फाइनेंशियल ईयर में हम ऑल इंडिया जाने का प्लान करेंगे। तो स्टार्ट तो स्लो ही रहेगा, इट इज मोर ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट क्वार्टर में, बाद में हम ऑल इंडिया जाएंगे। बिल्कुल उमेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, आने वाले दिनों में हम दो बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स पर नज़र रखेंगे। एक तो बजट बहुत करीब है, आरबीआई पॉलिसी पर भी नज़र रहेगी। हमें बताइए, रेट कट को लेकर किस तरह का नज़रिया है आपका, इसे कैसे देख रहे हैं और इससे क्या कुछ सुधार की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? सब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा रेट कट होना चाहिए, क्योंकि अभी तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि मानसून अच्छा हो गया, आउटपुट अच्छा है, तो फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो देयर विल बी सम मॉडरेशन, इस ऐसा लग रहा है। सो रेट कट हो गया तो कस्टमर तक पहुंचने के लिए 3 to 6 मंथ लगेगा, क्योंकि वो वाया बैंक हमको पहले मिलना चाहिए, बाद में हम कस्टमर फॉर एक बेनिफिट दे सकते हैं। बट इट विल बी ए गुड पॉजिटिव इंडिकेशन, एक बार वो इंडिकेशन मिल गया देन क्रेडिट ऑफ टेक विल इम्प्रूव। बजट में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रा में ज्यादा स्पेंड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा स्पेंड कम था। इसकी वजह से अर्बन इकोनॉमी स्पेशली द एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन में थोड़ा कमी हो गया, तो इंफ्रा स्पेंड और ज्यादा एमएसएमई फोकस और नया पॉलिसी एमएसएमई के लिए बजट थ्रू आने से थोड़ा उस एक हमको एडिशनल रिसोर्स रेज करने के लिए मौका मिलेगा, और वो हम वी कैन पास इट ऑन टू हमारा कस्टमर। जी, बहुत बेहतर उमेश जी, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और कारोबार के हर पहलू पर खुलकर बातचीत करने के लिए। हमारी तरफ से आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए, इसी के साथ श्रीराम फाइनेंस पर एक राय भी हम ले लेते हैं। और उससे पहले रचित, मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट ने हमसे बातचीत में जो बड़ी बातें कही हैं उसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कारोबार में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। मीडियम और जो हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में वहाँ पे अच्छी डिमांड है। थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर कंसर्न बना हुआ है, लेकिन कुछ आगे भी प्लान है, ईवी फाइनेंसिंग में भी कदम रखने की तैयारी हो रही है। ओवरऑल अगर हम नतीजों को देखें तो मिले जुले रहे हैं। ब्याज से आय में करीब 14% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में 96% का उछाल देखा गया है, लेकिन एनपीए भी बढ़ा है और जैसा मैंने बताया नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर तो प्रेशर रहा ही है। तो बताएं, इन सारे पहलुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो श्रीराम फाइनेंस कैसा लगता है? क्या ये करेक्शन कोई मौका दे रहा है खरीदारी का? देखिए, श्रीराम फाइनेंस को आप अगर हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इनका रूरल पेनिट्रेशन अब जिस तरीके से बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आप देखें, एक इकोनॉमी में ना आपको शिफ्ट भी होता हुआ दिख रहा है, और अब ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये रूरल इकोनॉमी की तरफ और टियर 3 और ऐसी सिटीज की तरफ भी टारगेट कर रही है। बहुत अंडर पेनिट्रेशन है अभी वहां पे, और ये आप देखें बहुत बड़ा एडवांटेज सिचुएशन क्रिएट कर सकता है श्रीराम फाइनेंस के लिए। तो डेफिनेटली जिस तरीके की अभी हमने मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी और जिस तरीके का हमने इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा है, श्रीराम फाइनेंस इस गिरावट में आप बिल्कुल इसमें अपना एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आप इन लेवल्स पे अगर करें तो प्लीज स्टैगर्ड माइनर में करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। और अगर करेक्शन के चलते आपको एक
एडवांटेज की सिचुएशन में इसको ऐसे पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा, ये नहीं कि आपको और पेन दिखे, अगर आपके लिए एक एडवांटेज की सिचुएशन बने और ये 480 रुपए के आसपास आपको और मिल सके, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन और बनाए। कंपनी अच्छी है, वर्किंग अच्छी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सुनी ही है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक आप मेंटेन कर सकते हैं, हालांकि आपको किश्तों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 480 के आसपास अगर आता है तो आपको एक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो आज बताएंगी अपनी रणनीति ऑप्शंस के चैंपियन में। ध्वनि, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस तरह के बाजार में आप अब कमाई के मौके कहाँ ढूंढ के दे रही हैं दर्शकों को आज? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पुट साइड पे ही रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो बिकवाली है वो हमें देखने को मिल रही है। अगर आप सीमेंट काउंटर्स में देखें तो यहाँ पे भी गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। रैमको सीमेंट्स का काउंटर जो है यहाँ पे स्पेसिफिकली वहाँ पर ऊपर की तरफ में 200 डीएमए के नीचे स्टॉक फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। आज ओपन हाई की फॉर्मेशन भी इसने सस्टेन करी है, तो इसके अंदर गिरावट जो है वो फर्दर आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसमें 880 का पुट ऑप्शन जो है उसको खरीद के चलने की सलाह रहेगी। इसको आपको खरीदना है 11 रुपए 90 पैसे के पास। अभी फिलहाल इसका भाव कुछ 10 रुपए 80 पैसे के पास चल रहा है, तो आपको अभी 11 रुपए 90 पैसे पे इसको एग्जीक्यूट करना है, वहां पे आप इसको खरीदे। टारगेट इसका 18 का रहेगा, स्टॉप लॉस 8 रुपए का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 5,180-85 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान आपको 3,315 तक का होगा। रैमको सीमेंट्स में आप पुट खरीदने की सलाह दे रही हैं और लक्ष्य 18 का, स्टॉप लॉस 8 का लगाना होगा। ध्वनि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज। और लगे हाथों स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं एक स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी हमारे दर्शकों के लिए। जोखिम भरा माहौल रहता है एफएनओ ट्रेडिंग में, लिहाजा आपको सतर्कता के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। वो शामिल करते हैं विकल्प मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकल्प, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद करें आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? हमने सर आईओबी का 74 प्राइस से लिया है 300 शेयर। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं आप? सॉरी, कितना टाइम इस स्टॉक में रहना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का नजरिया? जी, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। रचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर इनके भाव से देखें तो ये स्टॉक का काफ़ी नीचे आ चुका है। मेरे ख्याल सबसे ऊपरी स्तरों पर इन्होंने पिछले 6 महीने के स्तर पे बाइंग की हुई है और वहाँ से अब ये स्टॉक का लगभग 30% डाउन है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। तो बताइए, विकल्प को क्या सलाह होगी इंडियन ओवरसीज बैंक पे? देखिए, जो इनके साथ हुआ है उससे ये तो जरूर है कि जो हम पेन की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही कुछ पेन, ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मगर इनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा अगर करेक्शन होता है और अगर पॉसिबल है तो अगर ये आपको 38 रुपए के आसपास मिले तो यहाँ पे आप अपनी और बाइंग करें, क्योंकि जो आप पेडिग्री देख रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक की, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग 96% स्टेक और पूरे बैंक्स में करेक्शन है। बैंक निफ्टी आप देखें कहाँ से करेक्ट होकर आ गई है, उसके चपेट में ये भी आ गया है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 38 रुपए के आसपास तो आप इसको एवरेज करें, सो दैट आपकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी रीजनेबल हो जाए। और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो जैसे ही मार्केट की सिचुएशन, मूड माहौल सुधरेगा, इस बैंक में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 38-38 के स्तर पे आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड करने की सलाह मिलती हुई, मार्केट सुधरेगा तो इसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे।